सीटों पर है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त लगातार बढ़ते जा रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो अब 100 सीटों के नीचे आ गई है और 2021 का जो विधानसभा चुनाव था वो अब रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तब जो तृणमूल कांग्रेस है उसके पास 216 सीटें थी और बीजेपी जो है वो 77 सीटों पर रुकी थी आकर। इस बार जो है वो उल्टा होता हुआ अब दिख रहा है। बीजेपी ने 200 का आंकड़ा टच कर लिया है और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 100 से नीचे 90 सीटों पर है। तो बंगाल की यह स्थिति है। असम में बीजेपी जो उम्मीद थी कि वो 95 से 100 सीटों के बीच रहेगी, उसी आंकड़े के बीच वो दिख रही है। कांग्रेस प्लस को वहां पर झटका लगा है। गौरव गोगोई, जिनको की उम्मीद थी कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस लेड अलायंस बेहतर करेगी, नहीं कर पाई। 25 सीटों पर जो है कांग्रेस लेड अलायंस को बढ़त है और AIUDF को जो है 2 सीटों पर बढ़त जो है वो असम में दिख रही है। केरलम में कांग्रेस के लिए एकमात्र राहत की खबर केरलम से है। वहां पर जो UDF है वो 90+ पर वो चल रहा है और ये ब्रैकेट उसका बन चुका है। 90 से 95 के बीच वो वैरी कर रहा है। तो वहां पर भी लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है वो काम कर रहा है। तो केरलम में भी बदलाव दिख रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बदलाव सुनिश्चित जान पड़ती है। लेकिन इस बार जो है एक तीसरा एंगल खुला है तमिलनाडु में और तमिलनाडु से जो है टीवी के थलपति विजय, एक्टर थलपति विजय की पार्टी जो है वो सबसे आगे चल रही है। उसका ब्रैकेट 105 से 112 के बीच है और इसी के बीच वो वैरी कर रहा है। फिलहाल 109 सीट है। AIADMK प्लस जो है वो उसका ब्रैकेट 72 से लेकर 77 सीटों के बीच चल रहा है। इसी के बीच AIADMK प्लस, जिसमें कि बीजेपी भी शामिल है, वो इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है। और LDF जो है, माफ कीजिएगा, जो DMK है वो आपको 45 से 50 सीटों के बीच वैरी करता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु में। तो ये स्थिति बन रही है। और अगर आप बात कीजिए पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी में भी जो है स्थिति ये है कि NDA 14, कांग्रेस लेड गठबंधन 5 और अन्य 4 जो लेटेस्ट जानकारी हम तक पहुंची है। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में। करिश्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, आगे आपके हवाले। जी देखिए, बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका मिला है और कहा जा रहा है कि बीजेपी 200 सीट से आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आज हम JLKM के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि JLKM भी बंगाल में अपनी किस्मत आजमा रहा है। खुद जयराम महतो 2 जगहों पर गए थे, 2 विधानसभा सीटों का निरीक्षण या फिर हम कह सकते हैं वहां के लोगों से मुखातिब जो है खुद जयराम महतो ने किया था। तो एक बड़ा सवाल है कि बाघमुंडी और जयपुर की अगर हम बात करेंगे, जहां पर JLKM अपनी किस्मत आजमा रहा है, वहां पर क्या JLKM का खाता खुला है या फिर कौन आगे है? क्या बीजेपी TMC, क्या समीकरण कहता है वहां पर? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, JLKM की बात करें, जयराम महतो की बात करें, तो जयराम महतो खुद जो है चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल गए। 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। अंततः चूंकि कैंडिडेट्स नहीं मिले, एक कैंडिडेट ने टिकट मिलने के बाद भी नॉमिनेशन नहीं किया। उसके बाद 2 सीटें बाघमुंडी और जयपुर में जो है वो चुनाव लड़ते हैं। बाघमुंडी की आप बात करें तो यहां पर JLKM का प्रदर्शन जो अब तक रहा है, जो वोटों की गिनती हो रही है, उसमें बेहतर नहीं जान पड़ता है। और बाघमुंडी में JLKM जो है वो 5वें स्थान पर दिख रहा है और अभी तक जो उसका वोट है वो 500 से कुछ ज्यादा है। 536 वोट JLKM प्रत्याशी को मिले हैं। यहां पर बाघमुंडी में बीजेपी के प्रत्याशी रहीदास महतो जो है उन्होंने बड़ी बढ़त बना ली है। इस बार यहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला था, रहीदास महतो को बनाया था। ABVP से इनका जुड़ाव रहा है और उनको इस बार टिकट मिला और उन्होंने जो है अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है।
41,530 वोट उनको आए हैं और वो तृणमूल कांग्रेस के सुशांत महतो से 18,709 वोटों से आगे हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के सुशांत रंजन जी, महतो। सबसे पहले हम बाघमुंडी की बात करेंगे। वहां पर कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, टीएमसी के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और एक तीसरा कोण जो है वो जेएलकेएम बनाता हुआ नजर आ रहा था। वहां पर क्या जेएलकेएम के प्रत्याशी कितने स्थान पर है और इसके साथ ही जो जेएलकेएम का विजन था, जो जनता के समक्ष खुद जयराम महतो रखते हुए नजर आ रहे थे, वो कितना इफेक्टिव हुआ, क्या लगता है? और अभी फिलहाल बाघमुंडी का क्या हाल है, अपडेट क्या है, कौन आगे है? जी, मैं बाघमुंडी के बारे में ही बता रहा था। वहां मुकाबला जो है आमने सामने का दिख रहा है। ये पूरे बंगाल का हाल है। पूरे पश्चिम बंगाल में मुकाबला बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस ही दिख रहा है। बाकी पार्टियां जो है उस तरह का इंपैक्ट नहीं डाल पा रही हैं और बाघमुंडी भी उसमें अलग नहीं है। और बाघमुंडी से जेएलकेएम को निराशा हाथ लगी है। जेएलकेएम यहां 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर बीजेपी है। रहीदास महतो, जैसा मैंने आपको बताया, 41,530 वोट उनके हैं। 18,709 वोटों से जो है रहीदास महतो आगे है। सुशांत महतो जो तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। 22,821 वोट जो हैं उनके पास हैं। और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार महतो बाघमुंडी में, वो 5वें स्थान पर हैं और उनको सिर्फ 536 वोट आए हैं। जो दूसरी सीट है जिस पर कि जेएलकेएम को बहुत उम्मीदें हैं, जौनपुर की सीट है। चूंकि यहां पर दिव्य ज्योति सिंह देव चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तब इनको 35,000 वोट आए थे, तो इसलिए उनसे ज्यादा की उम्मीद जो है जेएलकेएम ने लगा रखी है। और अगर यहां पर देखें तो जो जेएलकेएम प्रत्याशी दिव्य ज्योति सिंह देव हैं वो फिलवक्त जौनपुर में तीसरे स्थान पर हैं। वो मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल के बीच में ही चल रहा है। यहां पर दिव्य ज्योति सिंह देव को अब तक 4,406 वोट मिले हैं। और जहां तक बात है लीड की, तो यहां पर भी बीजेपी को बढ़त है। विश्वजीत महतो, अजित महतो के बेटे अजित महतो को बीजेपी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद यह तय हुआ कि विश्वजीत महतो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का उनको सहयोग होगा और सिंबल भी बीजेपी का होगा। तो विश्वजीत महतो उतरे चुनावी मैदान में और उनको जो है यहां पर 5,878 वोटों की बढ़त मिली है। यहां एक टफ फाइट देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस से अर्जुन महतो चुनावी मैदान में हैं और आपको याद होगा कि अर्जुन महतो जब नॉमिनेशन वाला दिन था तो ये जयराम महतो से मिले भी थे उस दिन और उनसे इन्होंने आशीर्वाद भी लिया था। तो अर्जुन महतो जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन बीजेपी को यहां पर बढ़त है। विश्वजीत महतो को 33,710 वोट मिले हैं और जेएलकेएम के प्रत्याशी दिव्य ज्योति सिंह देव को अब तक 4,406 वोट मिले हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं। तो ये स्थिति है जेएलकेएम की। आपको पश्चिम बंगाल में जिन 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाघमुंडी और जौनपुर। चलिए अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी लगातार बंगाल में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कहा जा रहा था चूंकि खुद ममता बनर्जी लगातार जनता से मुखातिब हो रही थी, जो टीएमसी का विजन है उसे जनता के समक्ष रखने की कोशिश कर रही थी और हम कह सकते 15 साल का जो लंबा शासन था उसे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो विजन है उसे ढकता हुआ नजर आया। और ये सवाल जो है लगातार उठ रहे थे कि क्या बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। रुझान सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट प्रेम मित्तल जो है बीजेपी से, इनसे बातचीत करते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो बंगाल में क्या रहा बीजेपी का। देखिए, बंगाल की जनता ममता के शासन से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से और उनके गुंडों से त्रस्त थी। कोई स्केप नहीं दिख रहा था उन लोगों को। वोट भी डालने में उन लोग डरते थे। वोट भी पूरी तरह से नहीं पड़ता था वहां पर। सीधे बोल दिया जाता था कि आपको वोट डालने नहीं जाना, आपका वोट पड़ जाएगा। ये स्थिति थी, भयावह स्थिति थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार के सहयोग से जिस ढंग से सेंट्रल फोर्स का वहाँ रिपोर्टेशन हुआ, लोगों के मन से भय निकला। और फिर जैसे कलकत्ता में अगर एक अपार्टमेंट में 200 वोटर है, बगल के अपार्टमेंट में भी 200 वोटर है,
तो उनका बूथ पड़ता था कहीं और, तो लोग वोट डालने नहीं जाते थे, क्योंकि टीएमसी के गुंडे कह देते थे वोट डालने नहीं जाना है। हम जानते हैं कलकत्ता की स्थिति, जाते रहते हैं। इस बार वहीं बूथ बना दिया गया एक, तो वो लोग वोट डाल सके। तो इस बार भयमुक्त होकर के वहां की जनता ने वोट डाला, और ये सबसे बड़ा कारण रहा। और भयमुक्त होकर के वोट डालने का अवसर मिला, और भयमुक्त होकर जो मन में था वो उन्होंने किया। एक सवाल लगातार ममता बनर्जी उठाती हुई नजर आ रही थी कि आप लोग महिला आरक्षण और परिसीमन को कहीं ना कहीं मिलाकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। संसद में ये बिल जो है वो गिरता है, उसके बाद ममता बनर्जी यही कहती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जनता को बरगलाने का काम कर रही है। आप लोगों की तरफ से लगातार यही कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण जो है वो सरकार दे रही है। तो क्या ये फैक्टर काम आया जो आप लोग मुद्दे उठाए थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण जो है वो ममता बनर्जी दे रही है? साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आप लोग उठाए थे, तो क्या यही फैक्टर जनता को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया आप लोगों की तरफ? केवल ये फैक्टर तो अट्रैक्ट किया ही, इसके अलावा और भी कई फैक्टर है जो अट्रैक्ट किया वहाँ की जनता को। और बांग्लादेशी घुसपैठिया तो वहाँ पे मुद्दा है ही। वहाँ पे अगर आप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चल जाइए तो बाकी जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हैं या उसके बराबर भी, तो भी डर के रहते हैं, वो एकदम हावी रहते हैं। तो ये एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। और उसमें भी फिर बांग्लादेश घुसपैठिए जो मुसलमान हैं, तो ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। और इस बार जो कहते हैं ना बंगाली हिंदू भद्र मानुष, वो फैक्टर भी काम किया। और एक चीज़ और, मैं टीवी पर ही आप लोगों को देखता था, जैसे किसी से वोट के लिए पूछते हैं ना क्या है, कैसे है, किसको देंगे, तो कुछ लोगों को मैंने देखा बोल रहे हैं काम तो ठीक ही कर रही हैं दीदी, तो भी एक बार दूसरा को दे के देखते हैं ना। माने परिवर्तन लोग चाह रहे थे, ममता के अगेंस्ट में नहीं भी तो भी परिवर्तन चाह रहे थे। तो ये परिवर्तन की लहर थी वहां पर। अच्छा, चुनाव में आधी आबादी की जो भूमिका रहती है वो काफी अहम होती है, और कहीं ना कहीं उसे भी ममता बनर्जी जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की। आप लोग महिला आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन ममता बनर्जी का यही कहना था कि वहां की जो योजना है जो महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है, ममता बनर्जी को यही जो है वो जिताएगी। तो क्या ऐसा लगता है ममता बनर्जी जो है महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी अपनी योजनाओं से? वोट में तो सामने आ गया ना, अगर महिलाएं बीजेपी को वोट नहीं देती, परिवर्तन के लिए वोट नहीं देती, तो ये रुझान आता क्या? महिलाओं ने भी वोट दिया है ना बीजेपी को, तो महिलाएं तो उससे छिटकी है। जबकि ये बात फैक्ट है कि लखी योजना में वहाँ की महिलाओं को 1500 रुपया करके कई वर्षों से मिल रहा था। वो कोई नई योजना नहीं थी ममता बनर्जी की, उसके बावजूद भी उन लोग कन्वर्ट किए। तो इसलिए ये अब फ्रीबीज का एक अलग चर्चा का विषय होगा बंगाल के चुनाव के बाद ही, फ्रीबीज का मैटर, लेकिन अफेक्ट तो नहीं हुआ, वोट तो दिया है। कह ही नहीं सकते आपको कहना ही होगा कि नहीं वोट दिया उन्होंने भी। क्या हिंदू वोटर्स पोलराइज हुए हैं इस बार, क्या लगता है आप लोगों को? यस, ऑफ कोर्स हिंदू वोटर पोलराइज हुए हैं, वहाँ के भद्र मानुष पोलराइज हुए हैं, बंगाली हिंदू पोलराइज हुए हैं। और सबके मन में ये बात आई है इस बार कि नहीं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा था उसके माध्यम से ये हिंदू वोटर जरूर बीजेपी की तरफ आए। और बंगाल का विकास चाहते हैं सब। बंगाल विकास नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बंगाल का विकास चाहते हैं। तो एक मौका दिया उन्होंने बीजेपी को कि बंगाल का विकास करो। युवकों ने एक मौका दिया कि भाई कुछ इंडस्ट्रियलाइज करो ताकि हमको नौकरी मिले। लोगों ने, महिलाओं ने, हमारी भी योजना है 3000 रुपये देने की, देंगे, लेकिन सबने एक मौका दिया है बीजेपी को। और बीजेपी इस मौके मिला, जनता ने भरोसा किया है, हम उसके भरोसे पर खरा उतरेंगे। सत्ता में आने के बाद उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे जिसकी जनता उम्मीद पाल के रखी हुई है। अच्छा देखिए, अब तो रुझान सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती जारी है, लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार वहां पर बनती है, आप लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बंगाल का विकास। बांग्लादेशी घुसपैठिया तो है ही, बांग्लादेशी घुसपैठिया तो मुद्दा रहेगा, लेकिन वो एक प्रक्रिया है बहुत, वो उतना तुरंत 1 मिनट में नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर एनआरसी है, उसका सूची बनाना, उसका लिस्ट बनाना, चिन्हित करना, फिर उसको बाहर करना, या कैंप जो बनने वाले हैं उसमें ले जाना, डिटेंशन कैंप। तब तो अगला चुनाव इसी में निकल जाएगा। हाँ, तो अभी क्योंकि इस बार भी आप अगले चुनाव में पूरे ऑल इंडिया में हमारा ये एजेंडा, ये नेशनल एजेंडा है। केवल बंगाल का बात नहीं है ना, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, असम में भी है, सब जगह है ना, दिल्ली और वहां तक पहुंच गया। सवाल उठता है, आप लोग लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया है, ये कहना है उनका कि बॉर्डर की सुरक्षा तो गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो क्या आप लोग बॉर्डर की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें भी फैक्ट्स में जाना होगा।
बांग्लादेश का बॉर्डर जो इंडिया से मिलता है वहाँ पे फेंसिंग हुआ है। फेंसिंग माने आज बीजेपी की सरकार है तब से नहीं, पहले से फेंसिंग का काम चल रहा है। तो फेंसिंग का काम चल रहा है, सब जगह तो पूरा नहीं हुआ है। और बंगाल का जो बॉर्डर उस तरफ लगता है, नदी भी है, उस आसपास वो फेंसिंग नहीं हो पाया है, वो खुला हुआ है, अभी भी आज भी खुला हुआ है। और वो ममता बनर्जी चूंकि सहयोग नहीं कर रही है, एक कारण वो भी है जो वो फेंसिंग नहीं हुआ है, अभी ज्यादा घुसपैठ उस जगह से हो रहा है। तो ये सारी चीजों को फेंसिंग पूरा करना और उसके बाद इनको चिन्हित करके निकालना है, ये दोनों चीज होगा। एक आरोप लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोग तो जरूर सक्रिय है, लेकिन जो बीजेपी के विरोधी वोटर्स है उसे कहीं ना कहीं एसआईआर के नाम पर आप लोग हटाए हैं बंगाल से। ये आरोप को किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, वोटर तो देखिए दोनों तरफ का कटा है। वोटर जो मरा है, वोटर लिस्ट से निकला है, तो दोनों तरफ का वोटर है ना। और जो दूसरे राज्य में जाके बस गया, दोनों तरफ का है ना, दोनों तरफ का कटा। ये कहा जा सकता है कि चूंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज्यादा संख्या में वोटर लिस्ट में शामिल थे और उनका बोगस वोट चुनाव में पड़ जाता था, वो इस बार एसआईआर के कारण काफी संख्या में हट गया है। उसका भी एक इफेक्ट आया है, क्योंकि उनका वोट कम हो गया, लेकिन सभी वोट हटे हैं। अच्छा रंजन जी, एक सवाल रहेगा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी लगातार मंच से यही बोलती हुई नजर आ रही है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उन्हीं लोगों का नाम जो है वो बीजेपी ने हटाया है। क्या यही इफेक्ट हुआ है, क्या यही फैक्टर रहा है वहां पर जो ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी बात रख रही थी, मंच से साझा कर रही थी, और दूसरी ओर बीजेपी का यही कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है। तो क्या फैक्टर बंगाल में काम आया? 15 साल की लंबे शासन के बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। देखिए, जो बातें हैं तो आप अगर जाइएगा कि कौन से, अगर आप इसको रिलीजन वाइज अगर लेकर जाएं, अगर उस तरह से देखें जो कि हम बार बार कह रहे हैं, पोलराइज्ड इलेक्शन की भी बात हो रही है, तो जब एसआईआर में नाम हटाए गए हैं तो उसमें से 57.5 लाख जो हैं वो हिंदू नाम हटाए गए हैं, जो कि 63% होता है। और अगर आप मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो लगभग जो है 34% के आसपास जो है वो हटाए गए हैं। ये मैंने एक अखबार में ये खबर देखी थी। तो जहां तक अगर आप वोटर की बात कीजिए और आप अगर एसआईआर की बात कीजिए तो फिर ये बात यहाँ पर बेमानी हो जाती है। और मतुआ कम्युनिटी, जब एसआईआर में नाम कटे तो आप देखिए जो मतुआ कम्युनिटी है वो आमतौर पर बीजेपी की वोटर है। और अगर आप ऐसे देखिए कि जो 2016 के बाद 2019 से जो बीजेपी ने बंगाल में पैर जमाना शुरू किया, तो उस पैर जमाने में मतुआ कम्युनिटी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही थी। तो मतुआ कम्युनिटी के नाम भी बड़ी संख्या में कटे, जिसे बाद में टीएमसी ने एक मुद्दा भी बनाया कि मतुआ कम्युनिटी जिसने कि बीजेपी को वोट किया उनके नाम इतनी बड़ी संख्या में कट गए हैं। तो अगर आप इस चीज को देखें तो ये बातें वैसी दिखती नहीं हैं। एसआईआर में जब नाम कटे हैं तो जो एक क्राइटेरिया बनाया गया था, जो लोग भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए उस वक्त उनके नाम कटे हैं। अब उनमें से कितने नाम जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये कहना कि किसी एक धर्म के लोगों के नाम ज्यादा कटे हैं ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हिंदू धर्म से आते हैं उनके नाम कटने की संख्या जो है वो अल्पसंख्यक वोटर से ज्यादा आपको दिखेगी। हालांकि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब आप प्रतिशत में जाते हैं और देखते हैं तो आपको दिखेगा भी कि जो पॉपुलेशन है वो उसी रेशियो में आपको दिखता है। अगर 27% से लेकर 30% तक मुस्लिम पॉपुलेशन अगर पश्चिम बंगाल में है तो उसी रेशियो में उनके वोट कटे हैं। और जो अगर आप हिंदू कम्युनिटी में लेकर आए तो जो वो 65 से 70 के बीच दिखता है तो उसी रेशियो में उनके वोट कटे हैं। तो ये देखिए, राजनीतिक बयानबाजी बहुत तरह की होती है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक मुद्दा जरूर बनाया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी टैक्टफुली खेल रही थी। और जहां पर अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या ज्यादा थी तो एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने वहां पर जाकर ये कहा कि मुस्लिमों के नाम ज्यादा कटे हैं ताकि मुस्लिम वोट उनके पीछे गोलबंद हो। और जब फिर उनको ये बात लगी
कि इसका काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है। आप पोलराइजेशन की बात करती हैं, मैं हमेशा काउंटर पोलराइजेशन की बात करता हूं, क्योंकि जब एक कम्युनिटी एक तरफ पोलराइज हो जाता है और ज्यादातर अगर किसी एक पार्टी की तरफ हो जाए तो दूसरा कम्युनिटी जो है वो दूसरी तरफ पोलराइज्ड हो जाता है। ऐसा हमने 2014 से देखा है और बार बार देखा है। लेकिन जब वही तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से निकलकर जब नदिया जैसे इलाकों में पहुंचती है तो वहां मतुआ कम्युनिटी से ये बात कहती है कि देखिए आप लोग तो बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन आपके वोट जो हैं कितने कटे हैं एसआईआर में। तो ये बातें वो कहते हुए सुने जाते हैं। तो इसको एक राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन जब आप इसका विश्लेषण करते हैं तो समीक्षा निरपेक्ष भाव से करें तो बेहतर तरीके से चीजें जो है वो दिखती हैं। चलिए अगर असम की बात करेंगे तो असम में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है और कहा जा रहा है वहां पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करेंगे कि झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी किस्मत वहां पर आजमा रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर, यानी कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, कितने सीटों पर आगे है जेएमएम? जेएमएम अभी एक भी सीट पर आगे नहीं है, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि जेएमएम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जेएमएम कुछ सीटों पर दूसरे स्थान पर है और ये बड़ी बात है। जो एक सीट है मजबत की सीट है, जहां प्रीति रेखा बारला चुनाव लड़ रही हैं, स्वर्गीय प्रदीप नाग की धर्मपत्नी हैं और वो यहां पर दूसरे स्थान पर हैं। उनको अब तक 28,061 वोट आए हैं। हालांकि यहां पर बोडो पीपुल्स फ्रंट जो कि बीजेपी का एलाई है वो बढ़त बनाए हुए है, उसको बड़ी बढ़त मिली हुई है यहां पर, लेकिन दूसरे स्थान पर यहां पर जेएमएम है। इसी तरह से गोसाईगांव की सीट है जहां पर शुरू में जेएमएम तीसरे स्थान पर था। फ्रेडरिक हांसदा यहां से उसके प्रत्याशी हैं, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी है तो फ्रेडरिक हांसदा जो हैं वो अब तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गए हैं और यहां पर भी बीपीएफ मतलब बोडो पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार जो कि बीजेपी के अलाई हैं संभ्रम बासुमतारी, वो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं 2251 वोटों से यहां पर फ्रेडरिक हांसदा के ऊपर। तो ये 2 सीट दिखती है। हालांकि भेरगांव में जेएमएम पहले दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब वो तीसरे स्थान पर चला गया है। 11,337 वोट प्रभात दास पनिका को आए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। यहां से बीजेपी के महेश्वर बारो जो हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और वो लीड जो है वो अब बहुत बड़ी हो गई है 17,124 वोटों की। तो एक बड़ा गैप यहां पर दिखता है। इसके अलावा दिग्बोई में भी जेएमएम जो है वो दूसरे स्थान पर है। भरत नायक यहां उसके उम्मीदवार हैं। 10,876 वोट उनको मिले हैं, लेकिन बीजेपी की लीड बड़ी है। यहां पर 11,856 वोटों की लीड जो है वो बीजेपी के पास है। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर कि जेएमएम दूसरे स्थान पर है। बाकी अगर आप देखें तो चाबुआ लहोवाल में भूपेंद्र सिंह मुरारी तीसरे स्थान पर हैं, 4,181 वोट उनको आए हैं। दुलियाजन में पीटर मिन जेएमएम प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं, 3,272 वोट आया है। मार्गेरिटा से जर्नैल मिंज हैं, वो भी तीसरे स्थान पर हैं, 8,505 वोट आया है। सोनारी में भी जेएमएम तीसरे स्थान पर है, 4,165 वोट बलदेव तेली को आए हैं। तिंगखोंग में भी जेएमएम तीसरे स्थान पर है, महावीर बास्के उनके प्रत्याशी हैं, 5,115 वोट अब तक आया है। रोंगो नदी में जेएमएम तीसरे स्थान पर है, पवन सौतल यहां उम्मीदवार हैं, 7,376 वोट उनको आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो विश्वनाथ में तिहारू गौर हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं, जेएमएम प्रत्याशी, 6,299 वोट उनको आए हैं। बरचल्ला में अबुल मजान हैं जेएमएम प्रत्याशी, वो भी तीसरे स्थान पर हैं, 4,088 वोट जो है उनको आए हैं। ये स्थिति जो है खोमताई में भी है। अमित नाग जो जेएमएम प्रत्याशी हैं वो तीसरे स्थान पर हैं, 6,810 वोट उनको आए हैं। सारू पथार में साहिल मुंडा जेएमएम प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं, 3,187 वोट उनके नाम है। नहरकटिया में भी जो है जेएमएम प्रत्याशी संजय बाग तीसरे स्थान पर हैं, 3,819 वोट अब तक उनको आए हैं। तो ये स्थिति जो है वो जेएमएम की असम में दिख रही है।
अगर असम की बात करेंगे तो बीजेपी की स्थिति जो है, इससे पहले भी एग्जिट पोल में ये कहा गया था, ये संकेत था कि बीजेपी जो है वो बढ़त बना सकती है। हमारे साथ प्रेम मित्तल जो है बीजेपी से, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या फैक्टर जो है वो बीजेपी का असम में काम आया, क्योंकि टी ट्राइब का मुद्दा जो है वो काफी अहम था। वहां टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा था। जेएमएम की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी जो है अब तक टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार नहीं दिलवाई है, जेएमएम उसे टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार दिलाएगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर असम में क्या रहा बीजेपी का? असम में बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर असम का विकास रहा है। ठीक है, टी ट्राइब का मैटर हेमंत सोरेन जी वहाँ जाके उठा रहे थे, कुछ एक बेल्ट में कुछ अफेक्ट भी हुआ, उनको कुछ वोट भी मिले हैं, लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहा होगा। वहाँ का इन टोटल जिसको कहा जाता है असम का विकास जो सबको दिखाई देता है। आप जाइए आसाम में दिखाई देगा कि सड़कें बनी हुई हैं, पुल बने हुए हैं, माने कई चीज़ें डेवलपमेंट की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है वहाँ पर। तो वो जो चीज़ें विकास की जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ के जनता ने फैसला लिया कि विकास की ये यात्रा जारी रखनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को फिर से चुना है। एक सवाल उठ रहे थे कि टी ट्राइब को आप लोग नजरअंदाज कर रहे थे, जब चुनाव आया तो ये आप लोगों की तरफ से निर्णय लिया गया कि टी ट्राइब को जो उनका हक और अधिकार है वो तो दिलवाना ही है, यानी कि एसटी का दर्जा को लेकर अभी तक आप लोगों ने अपनी राय जो है वो मीडिया के समक्ष या फिर बयान जो है वो नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी आप लोग टी ट्राइब को लेकर अपनी बात रखते हैं। उन लोगों को जो वेजेस है वो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या जब सरकार बन रही है बीजेपी एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, तो क्या टी ट्राइब को एक बार फिर से आप लोग हक और अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये मुद्दा इस बार इस चुनाव में उठा है, मीडिया में भी उठ रहा है। अब आसाम में फिर से सरकार बनी है, निश्चित रूप से जब कोई मुद्दे उठते हैं तो उस पर सरकार विचार करती है, डिसीजन लेती ही है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी हैट्रिक बनाने की ओर बढ़ रही है, लेकिन अब तक टी ट्राइब को हक नहीं मिला है। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता ना, अभी हम नहीं कह सकते। सरकार बनेगी, सरकार उसके बाद सरकार क्या इस पर विचार करेगी, क्या निर्णय लेगी, अभी तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी। लेकिन जेएमएम की तरफ से भी आरोप, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप, और बीजेपी का फैक्टर जो एक बार फिर से काम आया। तो क्या लगता है हेमंता बिश्वा शर्मा जो वहां पर मुख्यमंत्री थे, वो जिस तरह से जनता से मुखातिब हो रहे थे और अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे थे, क्या यही वहां का फैक्टर काम आया जो हेमंता बिश्वा शर्मा लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे? नहीं, वो तो एक फैक्टर है ही। मैंने कहा कि विकास वहां का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, सबका मिला जुला प्रभाव जो वहां पर है, उसके वजह से हम फिर से उसी रूप से सत्ता में आ गए हैं, बल्कि ज्यादा सीट लाए हैं इस बार। रंजन जी, एक सवाल रहेगा कि टी ट्राइब को लेकर जेएमएम जो है काफी मुखर रहा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया कि जहां वो मंच से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे, वहां उन्हें पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। फोन कॉल के जरिए वो अपनी बात जो है जनता के समक्ष रखे हैं। तो क्या टी ट्राइब का मुद्दा जो है वहां पर सबसे ज्यादा मुखर रहा, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में भी बयान दिया? देखिए, इसे एग्जैक्टली इस तरह से नहीं कह सकते। समर्थन मिला है जेएमएम को, इससे इनकार नहीं है, लेकिन कुछ सीटें जहां पर वो तीसरे स्थान पर हैं, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां 3 ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ वैसी भी सीटें हैं, अगर आप देखें जैसे दुलियाजन की सीट है, वहां 3 ही प्रत्याशी हैं, जेएमएम तीसरे स्थान पर है। तिंगखोंग है, वहां 3 ही प्रत्याशी हैं, वहां जेएमएम तीसरे स्थान पर है। ये 2 सीटें देखिए, सारू पथार है, वहां 3 ही प्रत्याशी हैं, वहां तीसरे स्थान पर है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशी कम उतरे हैं, ये चीजें दिखती हैं। लेकिन आप अगर कहिए कि पूरा का पूरा ही समर्थन अगर टी ट्राइब्स का जेएमएम के साथ होता तो स्थिति इससे बेहतर होती। खास करके जो अगर आप देखें कि डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया का इलाका है और वहां जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे चाबुआ लहोवाल है, चाबुआ लहोवाल जो है वो डिब्रूगढ़ की सीट है, ये टी ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट सीट है। तो यहां पर आप देखिए तो जेएमएम को अब तक 4181 वोट आए हैं, और यहां पर जो बीजेपी की बढ़त है वो बहुत बड़ी हो गई है, 20,000 से ज्यादा की बढ़त दिखती है। इसी तरह से आप तिंगखोंग की सीट देखिए तो तिंगखोंग में भी जो है बढ़त बीजेपी की बहुत बड़ी है, 18,500 वोटों की बीजेपी की बढ़त है, और जेएमएम को कुल वोट 5,000 आए हैं। तो इस तरह से कई सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समर्थन जो है वो जेएमएम को टी ट्राइब्स का मिला है, वो वोट बटे हैं। और अब ये भी एक विश्लेषण का केंद्र होना चाहिए कि जो जेएमएम को वोट आए हैं
उसका नुकसान इनफैक्ट हुआ किसको है? क्या उसका नुकसान बीजेपी को हुआ या फिर जो है जो रंजन जी, आपके पास वापस गठबंधन हम थी लौटेंगे। उसकी? ममता बनर्जी का बयान जो है इस वक्त सामने आ रहा है, पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि देखिए সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।